सुनंदा ने अतीत को भुला दिया और विनय को अपनाने में ही भलाई समझी। विनय उसके रूप का इस कदर दीवाना हो गया कि न तो उसे बच्चों की सुध रही न ही रिश्तेदारों की। सबसे कन्नी काट ली और सुनंदा के रूप सौंदर्य को लेकर इस कदर शंकित हो गया कि उसे छोड़कर ऑफिस जाने में भी गुरेज करता। मैं अब उसके घर कम ही जाता। मुझे लगता विनय को मेरी मौजूदगी मुनासिब नहीं लगती। वो हर वक्त सुनंदा के पीछे साए की तरह रहता, उसके रंग रूप को निहारता। सुनंदा अपने पति की इस कमजोरी को भांप गई। फिर क्या था, अपने फैसले उस पर थोपने लगी। विनय के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा परेशान अमन और मोनिका थे। वे दोनों एकदम से अलग थलग पड़ गए। विनय कहीं से आता तो सीधे सुनंदा के कमरे में जाकर उसे आलिंगनबद्ध कर लेता। बच्चों का हालचाल लेना महज औपचारिकता होती। सुनंदा के रिश्ते में शादी थी। विनय व सुनंदा अपनी बेटी के साथ वहां जा रहे थे। अमन भी जाना चाहता था। उसने दबी जबान से जाने की इच्छा जाहिर की तो विनय ने उसे डांट दिया, जाकर पढ़ाई करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अमन उल्टे पांव अपने कमरे में आकर अपनी मां की तस्वीर के सामने सुबकने लगा। तभी राधिका आ गई, उसको समझा बुझाकर शांत किया। विनय वही करता जो सुनंदा कहती। विनय का सारा ध्यान सुनंदा की बेटी शुभी पर रहता। बहाना ये था कि वह बिन बाप की बेटी है। विनय सुनंदा के रंग रूप पर इस कदर फिदा था कि उसे अपने खून से उपजे बच्चों का भी ख्याल नहीं था। अमन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कोई सुध नहीं लेता। बस बच्चों के स्कूल की फीस भर देता, उनकी जरूरत का सामान ला देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमन समझदार था, पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त लगाता। थोड़ा बहुत भावनात्मक सहारा उसे अपनी बुआ राधिका से मिल जाता, जो विनय की उपेक्षा से उपजी कमी को पूरा कर देता। अब विनय अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर शारदा के मकान में रहने लगा। ये वही मकान था जिसे शारदा की मां अपने मरने के बाद अपने नाती अमन के नाम कर गई थीं। पुश्तैनी मकान में संयुक्त परिवार था, जहां उसकी निजता भंग होती। भाई भतीजे उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का मजाक उड़ाते। अब जब वह अकेले रहने लगा तो सुनंदा के प्रति कुछ ज्यादा ही स्वच्छंद हो गया। राधिका कभी कभार बच्चों का हालचाल लेने आ जाती। मुझे अमन से विनय का हालचाल मिलता रहता। विनय के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से मैं भी आहत था। सोचता उसे राह दिखाऊं, मगर डर लगता कहीं अपमानित न होना पड़े। अमन से पता चला कि सुनंदा मां बनने वाली है तो विश्वास नहीं हुआ। 2 बच्चे पहली पत्नी से तो वहीं सुनंदा से एक 8 वर्षीय बेटी और पैदा करने की क्या जरूरत थी। अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। मोनिका BA में थी, वो खुद 45 की लपेट में था। ऐसे में बाप बनने की क्या तुक। यहीं से मेरा मन उससे तिक्त हो गया। मुझे दोनों घोर स्वार्थी लगे। मैंने राधिका से पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, बाद में हकीकत बयां कर दी। कहने लगी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यह उन दोनों का निजी मामला है। उसने पल्लू झाड़ लिया, जो अच्छा न लगा। कम से कम विनय को समझा तो सकती थी। दूसरी शादी करते वक्त मैंने उसे आगाह किया था कि यह शादी तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनने के लिए कर रहे हो। तुम्हें अकेलेपन का साथी चाहिए, वहीं सुनंदा को एक पुरुष की सुरक्षा। जहां तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक मां मिल जाएगी, वहीं सुनंदा की बेटी को एक बाप का साया। विनय मुझसे सहमत था, मगर अचानक दोनों में क्या सहमति बनी कि सुनंदा ने मां बनने की सोची। सुनंदा ने एक लड़के को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। विनय की खुशी भी देखने लायक थी, मानो पहली बार पिता बन रहा हो। राधिका को सोने की अंगूठी दी। वह बेहद खुश थी। कुछ दिनों के बाद एक होटल में पार्टी रखी गई। मैं भी आमंत्रित था। रिश्तेदार पीठ पीछे विनय की खिल्ली उड़ा रहे थे, मगर वह इस सब से बेखबर था। सुनंदा से चिपक कर बैठा अपने नवजात शिशु को खेला रहा था। अमन और मोनिका उदास थे। उदासी का कारण था उनकी तरफ से विनय की बेरुखी। रुपया पैसा देकर बच्चों को बहलाया जा सकता है, मगर उनका दिल नहीं जीता जा सकता। अमन और मोनिका को सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए था। माँ नहीं रही, मगर पिता तो अपने बच्चों को भावनात्मक संबल दे सकता था।
मगर इसके उलट पिता अपनी नई पत्नी के साथ रासरंग में डूबा था, जबकि दूसरी शादी करने के पहले उसने अमन व मोनिका को विश्वास में लिया था। अब उन्हीं के साथ धोखा कर रहा था। पूछने पर कहता कि मैंने दोनों की परवरिश में क्या कोई कमी रख छोड़ी है। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अब वह 10 लाख देकर अमन को इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। अब विनय से कौन तर्क करे? जिसका जितना बौद्धिक स्तर होगा वह उतना ही सोचेगा। राधिका भी दोनों बच्चों की तरफ से स्वार्थी हो गई थी। परित्यक्त राधिका को विनय से हर संभव मदद मिलती रहती, सो वह अमन और मोनिका में ही ऐब ढूंढती। मेरे जेहन में एक बात रह कर शूल की तरह चुभती कि आखिर सुनंदा ने एक बेटे की मां बनने की क्यों सोची। अमन मौका देखकर मेरे पास आया और व्यथित मन से बोला, क्या आपको ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? यह मेरे साथ मजाक नहीं कि इस उम्र में मेरे पिता बाप बने हैं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। मैंने उसके मुंह पर विनय पर कोई टीका टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, पर ऐसे समय मुझे शारदा की याद आ रही थी। वह बेचारी अगर यह सब देख रही होती तो क्या बीतती उस पर। किस तरह से उसके बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ उसका ही बाप हाशिए पर धकेल रहा था। कैसे पुरुष के लिए प्यार मोहब्बत महज एक दिखावा होता है। शारदा से उसने प्रेम विवाह किया था, कैसे इतनी जल्दी उसे भुलाकर सुनंदा का हो गया। तभी दो बुजुर्ग दंपति मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनकी बातचीत से जाहिर हो रहा था कि सुनंदा के माँ बाप हैं। बहुत खुश सुनंदा की माँ अपने पति से बोली, अब सुनंदा का परिवार संपूर्ण हो गया, एक लड़का एक लड़की। तो इसका मतलब विनय के परिवार से अमन और मोनिका हटा दिए गए। मेरे मन में यह विचार आया। घर आकर मैंने गहराई से चिंतन मनन किया तो पाया कि सुनंदा द्वारा एक बेटे की मां बनना विनय के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने का जरिया था। ऐसे तो विनय की 2 संतानें और सुनंदा की एक, लेकिन आज तो विनय उसके रूपजाल में फंसा हुआ है। कल जब उसका अक्स उतर जाएगा तब वह क्या करेगी? हो सकता है वह अपने दोनों बच्चों की तरफ लौट जाए, तब तो वह अकेली रह जाएगी। यही सब सोचकर सुनंदा ने एक पुत्र की मां बनने की सोची, ताकि पुत्र के चलते विनय खून के रिश्ते से बंध जाए। साथ ही पुत्र के बहाने धन संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा, वरना अमन और मोनिका ही सब ले जाएंगे, उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। औसत बुद्धि का विनय सुनंदा की चाल में आसानी से फंस गया। ये सोचकर मुझे उसकी अक्ल पर तरस आया।